हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर 1 है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट को क्यों तैयार किया जाता है। बेटा, कोई भी बिजनेसमैन है वो देखो कंटिन्यू लेन देन करता है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन करता है। किसी को माल बेचा, किसी से परचेज किया, किसी को सेल किया, किसी को पैसा उधार दिया, किसी से लिया। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन को, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, उसे अपने माइंड में कैप्चर नहीं कर सकता। तो इन सारी ट्रांजेक्शन को उसे एक साथ बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसे बुक ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब आपके यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। इसको हम अकाउंट की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको मीनिंग भी कह सकते हैं। क्या कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। कैसी आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at list of the financial character and interpreting the result thereof। देखो, क्या होता है अकाउंट की डेफिनेशन आपको क्या बताती है? डेफिनेशन कहती है अकाउंट एक आर्ट है। बेटा, कैसी आर्ट है? रिकॉर्ड करने की। इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम फर्स्टली ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्योंकि एक बिजनेसमैन देखो अपने पर्सनल खर्चे भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो हमें सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उन ट्रांजेक्शन को मनी मेजर करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है बुक के अंदर। जब रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। क्लासिफाई करने के बाद उनका समराइजिंग किया जाता है इन सिग्निफिकेंट मैनर। देखो बेटा, कोई भी बिजनेसमैन है, उस ऐसा नहीं होता कि उसने आज लेन देन किए तो रिकॉर्ड कर दिए, कल लेन देन किए उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। नहीं, ये सीक्वेंस के अंदर डाटा को अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। अगर पर डे उसने 100 ट्रांजेक्शन किया तो 100 की 100 ट्रांजेक्शन को अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। अदरवाइज वो अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशंस को नहीं जान पाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के अंदर वो ट्रांजेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसको मनी मेजरमेंट कर सकते हो। आपने 200 चेयर खरीदी, ठीक है, आप इसको मनी मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, बट आपने 200 चेयर कितने की खरीदी उसको आप मनी मेजरमेंट कर सकते हो। तो मनी ट्रांजेक्शन्स को मनी टर्म्स के अंदर उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ठीक है, विच आर इन द पार्ट एट लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल करेक्टर का पार्ट है। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी की सारी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट उनमें से हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उससे एक्चुअल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपकी शो नहीं होती। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and event which are part at least of the financial character and interpreting the result thereof। ओके, अब बात आती है उसकी characteristics of accounting। देखो, अकाउंटिंग की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फर्स्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है बेटा? कि आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेंडिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या किया जाता है? आर्ट कैसे है कि पहले से जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया उसको अचीव करना ही आपका आर्ट कहलाता है। इट मीन्स रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग, ये सारा क्या है? आर्ट है। अब इसको साइंस किस लिए बोला गया है? देखो, साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी टाइप से आपके अकाउंट्स के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो रिजिड है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अभी मैंने इसके आपको डेफिनेशन में बताया था कि अकाउंट क्या करता है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि जो ट्रांजेक्शन फाइनेंस में हो रही है, भाई आपने 2000 का माल खरीदा या 2000 का माल बेचा, उसको रिकॉर्ड करेगा। बट आपके बिजनेस में लॉकआउट हो रहा है, मजदूर स्ट्राइक कर रहे हैं, या आपने किसी एक्सपीरियंस पर्सन को हायर किया, इस चीज को अकाउंट हमारा रिकॉर्ड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ मनी टर्म्स में। अगर आपने देखो 200 चेयर आप परचेज करते हो, सपोज 200 आपने चेयर ली अपने बिजनेस के लिए, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि आप इसका मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते। बट 200 चेयर आपने परचेज की 10 रुपए के हिसाब से, या आप ये मान के चलो 200 आपने चेयर ली और पर चेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। तो टोटल चेयर कितने की पड़ गई आपकी? 20,000 रुपीज की। इसको अकाउंट रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इसका क्या हो रहा है? मनी मेजर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद कहता है क्लासिफाइंग।
क्या होता है अकाउंट के अंदर, जब डाटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्ड बेटा किसके अंदर किया जाता है, रिकॉर्डिंग हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, रिकॉर्डिंग किसके अंदर की जाती है, जर्नल में। इसमें आप परचेज भी, सेल भी, परचेज रिटर्न भी, सेल रिटर्न भी, सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड कर लोगे। बट क्लासीफाइंग के अंदर क्या किया जाता है, क्लासीफाइंग में क्या होता है बेटा, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक साथ एक जगह पर लिखना क्लासिफिकेशंस कहलाता है। ठीक है, सपोज आपकी यहाँ पर एक अकाउंट है, इसमें परचेज भी इंक्लूड है, सेल भी, सेल रिटर्न भी, परचेज रिटर्न भी, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ पर परचेज बुक बना ली और एक सेल बुक बना ली। इसमें से क्या करा, इस सारे ट्रांजेक्शन में से परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आपने परचेज बुक में डाल दिया और सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आपने किस में डाल दिया, सेल बुक में। तो इस टाइप से क्या करना कहलाता है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग करने के लिए क्या तैयार किया जाता है, आपका लेजर तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद समराइजिंग। देखो किसी भी आप सपोज मान के चलो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसकी समरी निकालते हो, ठीक है, कंक्लूजन निकाल। तो समराइजिंग के अंदर क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, समराइजिंग के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, इसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपकी इसके अंदर प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, समरी निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो क्या आता है, इंटरप्रिटेनिंग ऑफ द रिजल्ट। जो आप मतलब क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है जो भी आपने भाई समरी निकाली, मतलब आप इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को निकालोगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग इस साल हमें प्रॉफिट कितना हो गया, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कितना, मतलब हम प्रॉफिट को इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका रीजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट हुआ ज़्यादा क्यों हुआ, लॉस हुआ तो एक इसका क्या रीजन है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। देखो बिजनेस में हमारी बहुत सारी पार्टी इंटरेस्टेड होती है। अब सपोज मान के चलो आपके स्कूल का रिजल्ट आता है, तो कौन इंटरेस्टेड होगा, आपके पेरेंट्स या आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई दूर के बहुत ज़्यादा रिलेटिव वो इंटरेस्टेड है, या आप कोई बाहर से सब्जी वाला आपके रिजल्ट के अंदर इंटरेस्टेड, नहीं बेटा। तो उस रिजल्ट को आप कम्युनिकेट करते हो किसको, अपने पेरेंट्स को, जब आपको स्कूल से। तो इसी टाइप से जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दी जाता है उससे इंटरेस्टेड पार्टी को। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उससे इंटरेस्टेड पार्टीज, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कौन कौन होते हैं, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टर, मैनेजर, ओनर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, पब्लिक, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशंस में। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, फर्स्ट कहता है टू कीप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या करता है, देखो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंट का क्या उद्देश्य है, किस लिए अकाउंट को तैयार किया जाता है बेटा। तो फर्स्ट कहता है सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। एक रूल के अकॉर्डिंग इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं अकाउंट में हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, सब कुछ रूल रेगुलेशन है, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको अकाउंट को तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर द पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन जर्नल। पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, फर्स्टली जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, उसको पोस्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलकुलेट प्रॉफिट। मेन क्या मोटो है अकाउंट्स तैयार करने का, मेन उद्देश्य क्या है उसका, कि फाइंड आउट करना प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू बी सर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ऑन द अकाउंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। ओके, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर वो कैलकुलेट करेगा, इस पर्पस के लिए क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको एंड ऑफ द ईयर क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव, कहते हैं टू सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या किया जाता है, अ बिजनेसमैन मस्ट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसका क्या फाइंड आउट होगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ओके, बट अगर वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना चाहता है, फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना चाहता है, तो
उस सिचुएशन में बेटा क्या प्रिपेयर करेगा, वो बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट से उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसके आगे शो हो जाएगी, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका टू सर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू फाइंड आउट द बिजनेस प्रोग्रेस, ईयर टू ईयर बिजनेस प्रोग्रेस को देख सकते हैं। भाई 2019 में आपका बिजनेस की क्या ग्रोथ थी, 2020 में। अब डेफिनेटली बेटा देखो कोरोना चल रहा है, इस सिचुएशन में सभी मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी का बिजनेस डाउन जाएगा। अगर वो अपना बिजनेस का अकाउंट मतलब अगर 2020 के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा 21 के अंदर, तो डेफिनेटली उसे लॉस ही होगा, क्योंकि सारे बिजनेस वगैरह बंद पड़े हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। अगर देखा जाए तो मेनली बिजनेस का जो आपका अकाउंट है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम टू टाइम ईयर टू ईयर उसकी प्रोग्रेस देखना, ताकि वो ये देख सके उसे कितना प्रॉफिट हुआ 19 में, 20 में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर लॉस हो रहा है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी। क्या करता है अकाउंट, जितनी भी वेरियस पार्टी है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपके बिजनेस में सपोज मान के चलो इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो डेफिनेटली बैंक भी आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को जानना चाहेगा, वो भी इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज वो ये देखेगा कि आप उसका पैसा चुका पाओगे या नहीं, उस पर प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं, क्योंकि बैंक ऐसे किसी भी पर्सन को या बिजनेसमैन को लोन नहीं देता जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बुक कीपिंग अकाउंटिंग तीनों अगर देखा जाए एक एक जैसे लगते हैं कि इनका एक ही मीनिंग होगा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, इन तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो फर्स्टली हम इसके अंदर पढ़ते हैं आपका बुक कीपिंग। देखो बेटा बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या होता है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की बुक के अंदर। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्त पालन करना, रिकॉर्ड करना कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, वो आपका बुक कीपिंग कहलाता है। इसके अंदर आपकी 4 एक्टिविटीज की जाती है। 4 एक्टिविटीज के अंदर बेटा क्या क्या आता है, फर्स्ट इज, लास्ट हमने जो वीडियो करी थी, मैंने जो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी, मैंने ये स्टेप आपको उसके अंदर बताए थे। तो आप एक बार उस वीडियो को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीट कर देती हूँ इसको एक बार और, कि आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस नेचर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो पर डे में बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो उन एक्टिविटीज में बिजनेस की एक्टिविटीज कौन सी की, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। तो फर्स्टली क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजेक्शंस को। सेकेंडली उसका मनी मेजरमेंट, सपोज उसने सेल परचेज किया, अब उसने कितने का माल, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसको यहाँ पर वो मेजरिंग करेगा। क्या उसका मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है, अगर उसने सपोज मान के चलो 1 किलो माल खरीदा बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि जब इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसका मनी मेजरमेंट कर लिया जाता है, उसको बुक ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और रिकॉर्ड करने के लिए क्या तैयार किया जाता है बेटा, जर्नल। हम इसके अंदर क्या तैयार करते हैं, ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है आपका जर्नल प्रिपेयर करना। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आगे क्या आता है आपका, फोर्थ स्टेप इज क्लासिफाइंग दैम इनटू द लेजर। ये 4 स्टेप होते हैं जहां पर जो आपकी बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लासिफाई दैम इनटू द लेजर, जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया डेफिनेटली उनको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जिससे उनको आइडेंटिफाई कर मतलब जिससे उनका कैलकुलेशन करना आगे फ्यूचर में उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग एक ऐसा फंक्शन है, रूटीन फंक्शन है, क्लैरिकल नेचर्स का फंक्शन है ये, जिसको कैन बी परफॉर्म किया जाता है बाय पर्सन। एक ऐसा पर्सन भी इसको कर सकता है जिसे लिमिटेड नॉलेज है अकाउंट की, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत
होने की ज़रूरत नहीं है आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशली भाई एक सीए की ज़रूरत है वो ही बुक कीपिंग का काम कर सकता है। एक सिंपली जिसको लेस नॉलेज है वो पर्सन भी बुक कीपिंग के काम को इजीली कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग क्या होता है? जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ पर अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे बेटा? देखो आपने क्या करा, जर्नल में रिकॉर्ड किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या किया, उसको लेजर कर दिया। ठीक है, लेजर करने के बाद क्या आता है आपका? समराइजिंग। समराइजिंग करने का मतलब यहां तक का तो काम किसका है? बुक कीपिंग का। ओके, ये वर्क किसका है बेटा? बुक कीपिंग का। बट इससे आगे मतलब जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वर्क किसका हो जाता है आपका? समराइजिंग करना। ये किसके अंदर आ जाता है? ये अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। मतलब आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग, फिर मनी मेजर, ये सारा वर्क आता है आपका बुक कीपिंग के अंदर। और जैसे ही बुक कीपिंग का काम एंड होता है तो आपके पास अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पर बुक कीपिंग आपकी एंड हो जाएगी वहां अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी, मैंने बताया अभी। फर्स्ट इज समराइजिंग द क्लासिफाइड, जो भी आपने क्लासिफिकेशन कर लिया था ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन को लेजर के अंदर, अब उसके बाद उसकी समरी निकाली जाएगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेनिंग द समराइजिंग रिजल्ट, मीन्स जो भी रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, भाई कितना प्रॉफिट आ गया, कितना लॉस आ गया, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, इस पार्टीज को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, किसको? उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज को। ठीक है, तो हमने 7 स्टेप लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़े थे। 4 स्टेप आपके बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। जब 4 स्टेप का एंड हो जाता है तो वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप जो बचते हैं वो आपकी किसके अंदर आते हैं? अकाउंटिंग के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेटा क्या होता है आपका? इफ द रेफर टू अ सिस्टमैटिकली नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन द अकाउंटिंग। बेटा एक प्रिंसिप अकाउंटेंसी में ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड होता है। एक ब्रॉड कंसेप्ट है आपका ये। एक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, मतलब ये प्रिंसिपल और टेक्निक को लेकर चलता है जो आपकी अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई होती है। इन्हीं प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बेस पर अकाउंट्स को तैयार किया जाता है। हर बंदा ऐसा नहीं अपनी मर्जी से डेबिट कर दिया, किसने क्रेडिट। अगर जो रूल कहता है हमें रूल के अकॉर्डिंग ही अकाउंट को तैयार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद इसके अंदर, मतलब ये हमें वैसे क्या बताता है कि इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट, हमें कैसे बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है, हाउ टू समराइजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट। हमें सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी देखा जाए एक प्रिंसिपल है, टेक्निक है, अगर देखा जाए तो हमें गाइड करती है हमें कैसे अपने अकाउंट्स को तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ब्रांच कौन कौन सी है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की आपकी 5 या 6 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट आपके इसके अंदर आता है फाइनेंशियल। अभी जो आप +1 एंड 2 में पढ़ोगे बेटा वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी तक आप यही पढ़ रहे हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग में, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यही पढ़ा आपने। तो अभी आप जो पढ़ोगे +1 2 में ये आपका कौन सा अकाउंट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ब्रांच इज द मीन्स है, इसका टाइप्स भी बोल सकते हो कि अकाउंट्स की कौन कौन सी आपकी टाइप्स होती है। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों होता है? आप सपोज मान के चलो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप वहां पर या शॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो या मोबाइल का, कुछ भी एक मान लो। सपोज आप मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हो, अब वहां पर क्या जानना चाहोगे? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं? ऐसा नहीं हमने जितने में चीज बनाई उतने में ही बेच देंगे, हम उसके अंदर अपने प्रॉफिट को ऐड करके फिर मार्केट में क्या करते हैं? हम उसे सेल करते हैं। भाई आपने एक मोबाइल फोन बनाया 10,000 रुपए में, उसकी कॉस्ट बनकर तैयार हो गई। ठीक है, एक 1 मोबाइल फोन तैयार हुआ है आपका
10, क्या उसे 10,000 में बेच दोगे? नो, इज नॉट पॉसिबल। फिर तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप कुछ प्रॉफिट उसमें मार्जिन ऐड किया, अब मार्केट में उसे कितने में सेल करोगे? 14,000 में। मतलब 4,000 रुपये आपकी जेब में जाएंगे, 10,000 रुपये आपकी कॉस्ट के कट गए और 14,000 रुपये में आपने सेल कर दिया। अगर देखा जाए ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपीज। तो ये आपका कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ये आपका जो अकाउंट होगा वो कॉस्ट अकाउंट होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट हमारी हेल्प करता है पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इसके थ्रू आप टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जब आगे क्लासेस पढ़ते जाओगे बीकॉम वगैरह के अंदर, तो आपके ये सारे अकाउंटों पे एक स्पेशल आपकी बुक है जो आप स्पेशल डीप स्टडी करोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे। इस वे में प्रेजेंट करता है कि ताकि वो मैनेजमेंट को हेल्प कर सके प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में एंड डिसीजन टेक में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टैक्स की कितनी डिडक्शन करनी है, ठीक है, किस बंदे पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, बिजनेस पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम हेड पर कितना टैक्स लगेगा, तो सब चीज़ों के लिए टैक्स आपका अकाउंटिंग यूज होता है। अभी आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लो, आगे आपको डीपली नॉलेज इसके अंदर मिल जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्स कहता है द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली आप बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी आपको क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आपका काम क्या है कि आप सोसाइटी के लिए भाई अच्छे से वर्क करो। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी इंडस्ट्रीज पूरे पब्लिक प्लेस पे लगा ली जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या कहता है इसके अंदर? विदाउट, कहता है द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटी विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेट एट ऑल। बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता इनके बिना। बिजनेस को ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस टू द सोसाइटी। ये सारी चीज़ों को देखता है कि किसने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। ओके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, ठीक है, कौन कौन से इसके यूजर्स होते हैं, किन किन को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है। तो इसके यूजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आते हैं हमारे इंटरनली यूजर, सेकंड आते हैं हमारे एक्सटर्नली यूजर बेटा, ठीक है। इंटरनली यूजर और एक्सटर्नली यूजर में देखो कौन कौन से आता है। इंटरनली देखो नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली यूजर कौन कौन से हो गए। इंटरनली यूजर्स के अंदर आते हैं आपके ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल यूजर्स में आपके इन्वेस्टर, कैटर, लैंडर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, बहुत सारे हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसके अंदर पढ़ते हैं internal user. Internal user are the person who have a direct interested in the business enterprise. जो directly interested होती है business enterprise से, वो आपके कौन से user होते हैं? internally user। देखो आप इसको कह सकते हो बिजनेस में ओनर हो गया, भाई बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, डेफिनेटली उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो कौन सा यूजर हो गया उसके लिए? इंटरनल यूजर। अब देखो फर्स्ट आता है ओनर। ओनर देखो क्यों कंट्रीब्यूट करता है, क्यों इसका इंटरेस्ट है उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए? तो ओनर कंट्रीब्यूट करता है, डेफिनेटली देखो ओनर है, बिजनेस में पैसा तो लगाएगा। ऐसा तो नहीं आपने सोचा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, पैसा तो उसमें लगाना ही पड़ेगा, तो ओनर ही लगाता है पैसा, ठीक है। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो एज सच वांट टू नो, वो क्या जानना चाहता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइंड। भाई डेफिनेटली वो ये देखेगा कि उस बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या जो वो पैसा लगा रहा है उसके पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए वो इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्या जानना चाहता है कि बिजनेस जो रनिंग कर रहा है वो स्मूथली तरीके से रन कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है प्लानिंग के अंदर एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज देखो क्यों जानना चाहता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन को? एम्प्लॉयज नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। डेफिनेटली देखो एम्प्लॉयज
किसी भी बिजनेस में या कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बेटा प्रॉफिट के अंदर। क्यों? उन्हें पता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा बिजनेस को तो उन्हें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बोनस मिलेगा, अच्छी वेजेस मिलेगी, ठीक है। इसलिए वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना चाहते हैं। और फिर एम्प्लॉयज़ भी देखो इसलिए चाहता है देखना क्योंकि वो चाहेगा कि ऐसी कंपनी के साथ काम करे जिसकी अच्छी रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन ही नहीं है क्यों काम करेगा? क्योंकि उसे वहाँ अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। सपोज आप अगर बड़े हो जाओगे, जब आप अर्निंग करोगे तो आप ऐसी कंपनी में, ऐसी जगह पर जाना, काम करना पसंद करोगे जहाँ पर उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, उसकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, ताकि वो आपको अच्छा पैसा दे सके, अच्छी सैलरी दे सके, अच्छा बोनस दे सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं? हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। देखो ये इंटरेस्टेड तो होते हैं, ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट इंटरेस्टेड होंगे, ये इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनके बिजनेस एंटरप्राइज में, बट और नॉट पार्ट ऑफ द, बट ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, ये मैनेजमेंट की तरह वर्क नहीं कर रहे आपके, ठीक है। तो ये आपके कौन से यूजर्स कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर आता है इन्वेस्टर। देखो इन्वेस्टर है, उसने डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर सपोज मान के चलो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो क्या जानना चाहेगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्यों भाई कल को उसका पैसा डूब गया तो क्या करेगा वो? क्या आप ऐसी जगह, आपके पेरेंट्स ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देंगे जिस कंपनी की कोई रेपो नहीं है और वहां पर पैसा डूबने के चांसेस हैं? नहीं। बंदा जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये देखता है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पर उसका पैसा सेफ होगा या नहीं, और उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टर भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को जानना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ इन्वेस्टमेंट विल बी, कितना उसका इंटरेस्ट कितना उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट ही सेफ नहीं है तो उसने जो पैसा लगाया है वो बेकार है। ओके, समटाइम आपने कंपनी सुनी होगी, फ्रॉड कंपनी आती है कि भाई आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, LIC लो, ये है वो है, तो आप क्या करते हो, इन कंपनीज के नाम सुनते हो और कई लोग क्या करते हैं इनमें पैसा इन्वेस्ट कर बैठते हैं, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और ये फ्रॉड कंपनी होती है, 1-2 साल बाद ये पैसा लेकर भाग जाती है ना। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। इन्वेस्टर ने तो क्या सोच के पैसा इन्वेस्ट किया था कि उसे भाई लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बट पैसा डूब गया, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टर क्या करना चाहता है, सबसे पहले उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखेगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसे भी डर लगा रहता है कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। नेक्स्ट आता है आपके क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं बेटा लेनदार, ठीक है, जिन्होंने पैसा लेना है बिजनेस से, तो दे वांट टू नो द अमाउंट ओइंग टू बी दैम विल बी रिपेड दैम व्हेन ड्यू, कि क्या उस क्रेडिटर का पैसा जैसे ही ड्यू होगा क्या कंपनी या बिजनेस उसके पैसे को दे पाएगी या नहीं। जैसे सपोज उसका ड्यू डेट आ रही है, ठीक है, उसकी ड्यू डेट आ रही है 1 अगस्त, ठीक है, और अगस्त में उसका पैसा ड्यू होना है, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा क्या वो बिजनेस उस कंपनी का पैसा दे पाएगा या नहीं। नेक्स्ट इज लैंडर। कहते हैं दे वांट टू ऑल्सो नो, देखो ये भी सेम क्रेडिटर की तरह ही होते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी जो है, फर्म जो है, जो बिजनेस है, क्या उसका पैसा दे पाएगी विद इंटरेस्ट या नहीं, ठीक है। जैसे बैंक है, बैंक भाई अगर बैंक ने आपके बिजनेस को पैसा दिया है एज अ लोन, तो बैंकर्स क्या जानना चाहते हैं, बैंकर्स ये जानना चाहते हैं कि आप उसके टाइम पे इंटरेस्टली पेमेंट कर पाओगे या नहीं, ठीक है। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो बैंक ऐसे पर्सन को लोन नहीं देता। ओके, नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट नीड इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडरी एक्सेट्रा। क्या कहता है इसके अंदर, गवर्नमेंट को नीड होती है इन्फॉर्मेशन की क्योंकि गवर्नमेंट उसी से रिलेटेड पॉलिसी लगाती है, ठीक है, पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, और सब्सिडी, अगर देखो गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, जो स्मॉल स्केल के बिजनेस हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है तो गवर्नमेंट को इस टाइप से डिसीजन टेक करना ईजी हो जाता है। तो ये आपके इंटरेस्टेड पार्टीज थे जो बिजनेस की इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, कि जितनी भी भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस है उसके बारे में वो सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।